सुनिएगा, एक पिता की तरह इस पर विचार कीजिएगा, एक भाई की तरह विचार कीजिएगा और तब अपने निर्णय की ओर आगे बढ़िएगा। परसों की शाम की बात है, मुझे पता चला माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और टिकट के लिए मीटिंग चल रही है। हालांकि मुझे ये चीज बहुत पहले से ही पता थी कि मेरे पूज्य पिताजी की 40 वर्ष की सेवा है, तो वो टिकट जब पहले भी उनकी जेब में रखा करते थे, तो आज भी ना होने के बाद भी उनकी जेब में रखा हुआ है। वो ऐसे ही कहा करते थे कि टिकट मेरी जेब में, आप जाके मेहनत कीजिए। तो मुझे टिकट की ना कोई चिंता थी और ना मुझे टिकट का कोई ऐसा लोभ या लालच था। हाँ, उस दिन जैसे ही मुझे ये खबर मिली तो मुझे लगा, और एक पल के लिए मैं अकेले में गया और जाके मैंने अपने पूज्य पिताजी से बात करी और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। और उसी दिन रात का समय था, मैं गाड़ी लेके गया सीधे मनेपुरा में उनकी समाधि पे जाके मैंने माथा टेका और मैंने उनसे पूछा, पिताजी आपने मुझे आज टिकट तो दिला दी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आज आप खुद ही नहीं हो मेरे को सहयोग देने के लिए। मैं यहाँ से बढ़ूं किसके आधार पे आगे? मुझे गोद कौन लेगा? मैं आगे बढ़ूंगा कैसे? इस अकेले इतने बड़े युद्ध को लड़ूंगा कैसे वहां जाके? और कहीं ना कहीं मैं अकेले में भावुक हुआ। और जब मैंने उनसे बात करी तो उनका पलट के जवाब आया कि तुम सारे नेताओं को बुलाओ एक फोन करके और इतना बोलना कि सारी जनता से अपील करो कि मुझे आशीर्वाद देने आओ, तेरा एक पिता मर गया है, लेकिन अगर उस मौके पे हजारों लोग तुझे पिता की तरह खड़े होकर आशीर्वाद ना दे तो तू समझ लेना कि मैं झूठ कह रहा हूं। और आज जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे समय पे जब किसान भाई घर तक पहुंचने के लिए समय नहीं है। आज एक किसान का यहाँ उपस्थित होना उतना ही मुश्किल है जितना एक माँ को अपनी दूध पीती बेटी को घर छोड़ के आना है यहाँ पे होगा, उतना ही मुश्किल एक किसान के लिए यहाँ आना है। आज मैं आपका बहुत आभारी हूं इस बात के लिए। मैं आपसे यहाँ अपील करना चाहता हूं कि रास्ते भर आप लोग हिम्मत डाले के कई बार बीच में नारे लगाते रहे और मैं आपसे अपील करता रहा, नहीं भैया ये नारा मत लगाइए। उसका एक कारण है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि मैं इस गांव का, इस क्षेत्र का, विधानसभा का, इस जिले का बेटा बन के मैं चाहता हूं आऊं और मैं चाहता हूं आप भी मुझे बेटे के रूप में अपनाएं। जिस दिन आप मुझे नेता बना दोगे, ध्यान रखिएगा नेता जो है किसी का सगा नहीं होता, नेता किसी का सगा नहीं होता, बाप को छोड़ देता है, पार्टी को भी छोड़ देता है और बेटा हमेशा अपने बाप का सगा होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज के बाद मुझे किसी भी नेता के रूप में नहीं, जैसा भी, जहां भी, जितना भी समर्थ हूं, एक बेटे के रूप में अपनाइए। बेटा बाप को कभी पीठ नहीं दिखा सकता और मैं भी आपको कभी जीवन में पीठ नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि सभी लोग इकट्ठे हैं और रोज रोज मुझे मौका नहीं मिलता अपनी बात कहने का इस तरीके से, तो मंच में उपस्थित सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मैं अपनी दिल की भावना, अपने परिवार की भावना पूरी कह के ही समाप्त होऊंगा आज। उसके लिए क्षमा कीजिएगा अगर समय का थोड़ा अभाव हो तो। मुझे आज से दो साल पूर्व पता चला, एक रोज मेरे पिताजी को बहुत जोर से खांसी तो रोज आती ही थी। एक रोज मेरी माँ ने मुझे पुकारा और बोला कि बेटा दौड़ के नीचे आ घर में। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा मेरे पिताजी उस बाथरूम में खड़े हुए उल्टी कर रहे थे। उल्टी तो सामान्यतः हर किसी को आती है, लेकिन उस दिन वो खून की उल्टी कर रहे थे उस बाथरूम में खड़े होके। और मैंने देखा पूरा बाथरूम, पूरा वॉश बेसिन जो है लाल हो रखा था खून से। और शायद मैं जीवन में बहुत कम घबराता हूँ, उस दिन मैं घबराया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर दूं। ऐसे क्षण पर मैं अपनी माँ को क्या कह दूं कि सब ठीक हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़े और जांचें करवाई तो पता चला कि मेरे पिताजी को कैंसर है। और जिस दिन वो मैंने शब्द मैंने सुना अपने जीवन में, मेरी माँ ने सुना, उस दिन से एक एक दिन हम लोग ये सोच के आगे बढ़े कि भगवान मेरे पिता को मुझसे छीन मत लेना। एक एक दिन उस दर्द से हम लोग आगे बढ़े हैं और देखते 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 पूरे 2 साल, पहले भोपाल के अस्पताल में, फिर बंबई के अस्पताल में, फिर दिल्ली, फिर अमेरिका, फिर भोपाल, फिर दिल्ली, फिर बंबई, सिर्फ अस्पतालों में मेरी माँ ने और मैंने पिताजी की सेवा करते हुए एक एक दिन बिताया है। और इतने कठिन समय से मैं उभर के आया हूँ। अभी मानसिक रूप से तो शायद आज भी नहीं उभरा हूँ, लेकिन
इतने कठिन समय से मैं बीत रहा था। आप लोग मुझे याद है फोन लगाया करते थे और मैं कई बार आपका जवाब नहीं दे पाता था, कई बार मेरे पिताजी जवाब नहीं दे पाते थे, मदद नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डॉक्टर जो बाहर खड़ा था वो आके बोलता था कि आपके पिता एक महीने के बाद शायद जीवित नहीं रहेंगे, तो जो भी कुछ आपको उनसे बात करनी है, समय आखिरी उनके साथ बिता लो। और मेरी माँ रोज अपनी आंखों में आंसू भर के मुझसे रात में पूछा करती थी, बेटा इन्हें कुछ होगा तो नहीं? और मैं रोज अपने मन में जानते हुए झूठ कह देता था, नहीं मम्मी चिंता मत करो, उनका डीएनए कभी पॉजिटिव आ रहा है, दवाई बहुत असर कर रही है। मैं रोज झूठ बोलता था कि ठीक हो रहा है और चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे मेरे पिताजी और वापस चुनाव लड़ेंगे, भगवान ने चाहा तो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। जबकि दिल में मैं जानता था ऐसा दिन आएगा नहीं। देखते देखते मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया ईश्वर ने, और ईश्वर की ताकत के आगे मैं क्या, आप हम सब लोग नतमस्तक हैं। मेरे पिता की अब भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन मैं इतना चाहूंगा कि इस दुख में, इस पीड़ा में आप सब लोग मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े होइए और पूरी जी जान से खड़े होइए। मैं अपने पिता के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मरते मरते भी वो आप लोगों के लिए सोचते हुए, आप लोगों के लिए देते हुए मरे। ऐसा शायद कोई नेता नहीं होगा जो मरने से 10 दिन पहले अपने बेटे को बुला के बोले कि जाओ बेटा विधायक निधि बांट के आ जाओ। और मैं यहीं पे विधायक निधि का वितरण कर रहा था गाँव में जा जाके, मुझे लगा मेरे पिताजी जो है ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये आभास नहीं था कि उनको ये पता लग चुका है वो अपना शरीर त्यागने वाले हैं। और जब मैं सारी विधायक निधि बांट के उन तक पहुंचता, उसी दिन में जब फ्लाइट में था उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो वो इतने पुण्य शरीर था कि मरते मरते भी वो सोच रहे थे कि मैं अपने क्षेत्र का, अपने परिवार के लोगों को कम से कम, मैं तो नहीं रहूंगा, उनका लाभ कर दूं, जाते जाते उनके लिए कुछ करके चले जाऊं। ऐसे व्यक्तित्व थे वो। 1 रुपए का कोई दाग नहीं लगा पाया उनके ऊपर। गृह मंत्री रहे, खाद्य मंत्री रहे, विधायक रहे, फूड मिनिस्टर रहे, क्या क्या नहीं रहे, जेल मंत्री रहे, 1 रुपए का कोई दाग नहीं लगा। और दूसरी ओर 2008 से 2013 भाजपा का शासन रहा, भाजपा के विधायक रहे अटेर में। आपको वो दौर भी याद करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक एक पीडीएस, एक जाके आप सोसाइटी पे पूछिएगा कि पूरा पीडीएस खाया कि नहीं खाया। रामायण में लिखा हुआ है, पशु नहीं धेनु, नदी नहीं गंगा। गंगा और गाय की जो तुलना है वो ईश्वर से की गई है साक्षात। उस गाय की झूठी कस्में खाई गई इस पवित्र विधानसभा में और कहा गया कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो गऊ की हड्डी खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा तो गाय की कसम। और ये करके हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को भ्रमित किया। कहा गया कि पूरी विधायक निधि आपको दान करूंगा। याद कीजिएगा वो 5 साल भूल मत जाइएगा जब मतदान करने जाएंगे आप लोग, क्योंकि इस गलती की भरपाई जीवन में कभी नहीं हो पाएगी इसके बाद। उन 5 सालों को याद रखिएगा। और जिसने एक बार खून चख लिया, जिसने एक बार खून चख लिया इस चीज का, वो उस चीज के पीछे कभी छोड़ नहीं सकता। जिसने एक बार पीडीएस राशन खा लिया, जिसने एक बार झूठी ईश्वर की कसम खा ली, जो मेरे को तो याद है कनकेश्वरी माँ के भंडारे में डालडा और शक्कर भी खा गए ऐसे लोग। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते जिनके पेट में इतना बड़ा कपट है कि अपनी गाय की, अपने ईश्वर की, अपनी माँ की, अपने परिवार की कसम खा के अगर चुनाव जीत सकते हैं तो उस आदमी के पेट में कितना बड़ा कपट होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कपट आज नहीं दिखेगा, लेकिन फिर उसकी जीवन में कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आज आप पैसा देगी सरकार, ले लीजिएगा, क्योंकि आप ही से कमाया है। हैंडपंप लगवाएगी, ले लीजिएगा, आप ही के पैसे से तो कमाया है, कहीं और का पैसा थोड़ा ही है। उसमें संकोच मत करिएगा, लेकिन समय आने पे अपना निर्णय सही लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घूम रहे हैं और अभी शायद और घूमेंगे, 2-4 रात हो सकता है यहाँ सोएंगे भी। और ये इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे पिताजी ने उस नंगी सरकार को और नंगा किया और व्यापम का सच खोल के सामने रखा। और ऐसे भद्दे मुख्यमंत्री, भद्दे मंत्री, भद्दे